हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आकाश कामरा मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने का एक क्वेश्चन किया था। अब हम इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें जो हमें नए केसेस देखने को मिलेंगे, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास F1, F2, F3 फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट की सप्लाई हमें दे रखी है और सामने W1, W2, W3 और W4 वेयर हाउस दे रखे हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट की हमें डिमांड दी हुई है, कितनी उन्हें ज़रूरत है। तो क्वेश्चन करने से पहले, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर मैं टोटल सप्लाई चेक करूं तो टोटल सप्लाई जो है हमारे पास ये होगी 50 + 40 90 + 70 करेंगे तो 160। और ऐसे ही अगर टोटल डिमांड करें तो टोटल डिमांड हमारे पास होगी 40 + 30 70 + 30 100 और 30 130। तो हमारे पास जो टोटल डिमांड बनेगी ये 130 बनेगी। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें जिसमें कमी है, डिमांड के अंदर हमारे पास 30 की कमी है, वो डिमांड में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जितनी डिमांड में कमी है वो डिमांड में हम ऐड कर देंगे। डिमांड में 30 की कमी है तो 30 ऐड कर दी और हमने उस पर कॉस्ट अंदर क्या दे दी, 0 दे दी। इस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जितने भी लेक्चर्स मैंने हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, वहाँ से जाकर के आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस करने के मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं अभी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में भी किया था हमने ये काम, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में भी किया था और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में भी किया था। डिमांड या सप्लाई में जिसमें भी कमी हो और जितनी कमी हो, जैसे यहाँ पर डिमांड 30 कम थी तो 30 हमने यहाँ पे लिख दिया और ऊपर जो कॉस्ट दी जाती है वो क्या दी जाती है, 0 दी जाती है। और एक नया हमने वेयर हाउस बना दिया यहाँ पर W5। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन देना है। अगर आप ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना होता है, जो कि लास्ट के लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं किस तरह से फाइंड किया जाता है। इसके लिए 3 मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोवेस्ट कॉस्ट और वोगल अप्रोक्सीमेशन। अगर क्वेश्चन में कोई भी मेथड ना बताया हो कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन प्रारंभिक हल कैसे फाइंड करना है, अगर मेथड नहीं बताया गया हमें, तो हम हमेशा इसे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही फाइंड करते हैं। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए हमें पेनल्टी फाइंड करनी होती है। पेनल्टी जो होती है वो हर रो की निकलती है और हर कॉलम की निकलती है। ये मेथड हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। अगर आपको पहले वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड समझना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। पहले स्टूडेंट, हर रो की पेनल्टी निकलेगी। मैंने हेडिंग दे दी P1 पेनल्टी हम फाइंड कर रहे हैं। तो रो की पेनल्टी कैसे निकलती है, रो के अंदर जो दो स्मॉलेस्ट नंबर हैं उन्हें आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे यहाँ पर 7 और 0 हैं तो 7 - 0 करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास पेनल्टी जो है वो 7 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ हमारे पास 10 और 0 है तो यहाँ पेनल्टी हमारे पास 10 आ जाएगी। और नेक्स्ट अगर थर्ड रो में देखें तो यहाँ 8 और 0 है, हर रो की पेनल्टी निकलती है 8 - 0 करेंगे तो 8 आ गया। हमेशा बड़े नंबर को पहले लिखना है, जैसे 7 और 0 है, 7 बड़ा है उसे आप पहले लिखिए, 0 को बाद में लिखिए। ऐसे ही इधर अगर हम देखें तो 10 और 0 है, यहाँ हमारे पास 8 और 0 है, बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा। जैसे हर रो की हमने निकाली है पेनल्टी, वैसे ही क्या करेंगे, हम हर कॉलम की भी निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम में अगर देखें तो 8 और 11 और 8 स्मॉलेस्ट नंबर हैं, इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 3। 16 और 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर 10 और 7 हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आएगा। यहाँ हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 9 और 8 हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आएगा। और इस पूरी कॉलम में हमारे पास क्या है, 0 है तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमें मैक्सिमम पेनल्टी को चुनना होता है। जैसे 10 हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी है तो 10 पर हम एंट्री का साइन लगा देंगे, फिर हम इसमें एंटर करेंगे। और इसमें होता क्या है, पूरे रो के अंदर जो सबसे छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर पर हम क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर क्या लगेगा, सर्कल लगेगा। तो सर्कल लगाने के लिए सबसे पहले हमें पेनल्टी फाइंड करनी होती है। जो मैक्सिमम पेनल्टी होती है उस पर एंट्री का साइन लगता है।
अब इस तरफ एंट्री का साइन लगा, मतलब इस रो में से जो सेकंड रो है हमारी, किसी एक पर सर्कल लगेगा, और सर्कल लगाना किसके होता है, स्मॉलेस्ट नंबर पर। यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर 0 था तो 0 पर हमने सर्कल लगा दिया। 0 के इस तरफ जो डिमांड है वो है हमारी 30, सप्लाई है 40, छोटी वाली वैल्यू जो होती है वो यहाँ लिखी जाती है, तो यहाँ हमने लिख दिया 30। 0 के ऊपर आ गया 30। 30 दोनों तरफ कट कर देंगे, इस तरफ कट करूँगा तो 0 बच जाएगा, 30 इस तरफ कट करूँगा तो 10 बच जाएगा। अब नेक्स्ट का पता लगाने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी फाइंड करनी पड़ेगी। हर सर्कल को हमें पता करने के लिए पेनल्टी फाइंड करनी होती है। उससे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 आ गया। जब 0 मिल जाए फिर आप उसके सामने जो भी एलिमेंट बचे हैं उन पर क्या लगा दो, डॉट लगा दो, कि अब ना ही तो इन्हें पेनल्टी निकालने में हमें कंसीडर करना है और ना ही इन पर सर्कल लगेगा। नेक्स्ट के लिए पेनल्टी P2 फाइंड कर रहे हैं, तो पेनल्टी के लिए वही करना पड़ेगा हमें, पूरी हर रो की पेनल्टी निकलेगी, हर कॉलम की निकलेगी, लेकिन अब हम इन पे लगा चुके हैं डॉट डॉट, तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 0 पर सर्कल लग चुका है, इसे तो वैसे ही कंसीडर नहीं करना। और बाकी जो 2 0 हैं इन पर हम डॉट लगा चुके हैं क्योंकि सामने उनके 0 थी, तो पेनल्टी निकालने में अब इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ अगर रो के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो 8 और 7 है, 8 - 7 करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। इधर स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है 12 और 10, 12 - 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास 9 और 8, 9 - 8 करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसे ही ये पेनल्टी जो है हमारे पास हर कॉलम की निकलेगी। फर्स्ट कॉलम में देखिए वही 3 एलिमेंट हैं, 11 - 8 करेंगे 3, सेम ही आएगी क्योंकि कॉलम में कहीं भी कुछ चेंज नहीं हुआ। रो में तो ये कॉलम एक लास्ट वाला छोड़ा गया है, वहाँ पेनल्टी नहीं निकलेगी। बाकी देखिए 3 वही पहले थे, 3 वही अब है। स्मॉलेस्ट 16 और 12 है, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 10 और 7 स्मॉलेस्ट है, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 9 और 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसे अब हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ डॉट लगा देंगे। चुनना किससे है स्टूडेंट्स, अब हमें मैक्सिमम पेनल्टी को चुनना है। मैक्सिमम पेनल्टी P2 दोनों तरफ देखी जाती है, रो में और कॉलम में मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 4 आया है। तो जहाँ एंट्री का साइन लगा है इस कॉलम में अब सर्कल लगेगा। सर्कल लगता किस पर है, स्मॉलेस्ट नंबर पर। जैसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर इस रो में एंट्री का साइन इस रो पर था, इस रो में स्मॉलेस्ट नंबर 0 था, अब एंट्री का साइन इस कॉलम पर है और इस कॉलम में स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 12 है। तो ये जो सर्कल लगेगा हमारा ये 12 पर लगेगा। 12 के सामने डिमांड है 25, सप्लाई है 17, जो छोटी वैल्यू होती है वो यहाँ लिखी जाती है, जो यहाँ लिख देंगे फिर उसे दोनों तरफ कट भी करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा और 70 से कट करेंगे तो हमारे पास 45 बच जाएगा। अब नेक्स्ट सर्कल का पता करने के लिए फिर से हमें क्या करने होंगे, पेनल्टी निकालनी होगी। उससे पहले हमेशा जैसे यहाँ 0 आया था तो 0 के सामने वालों पर हमने कट कर दिया था, वैसे यहाँ 0 आया है तो 0 के सामने वालों को हम कट कर देंगे। अगर इस तरफ 0 आया था तो हम इधर वालों को कट करते। कट करने का मतलब ये है कि अब हम इन दोनों को, इस पर तो सर्कल लग चुका है और ये दो टोटल तीनों को ना ही तो पेनल्टी निकालने में यूज़ करेंगे और ना ही इन पे सर्कल लगेगा। तो पेनल्टी P3 के लिए रो वाइज पेनल्टी निकालते हैं। यहाँ अगर स्मॉलेस्ट नंबर देखें इस रो के अंदर 8 और 7 है तो हमारी पेनल्टी आएगी यहाँ पर 1। ऐसे ही अगर हम इस रो में देखें तो 12 और 10 है तो 12 - 10 2, यहाँ 9 और 8 है तो 9 - 8 1, ये हमारी पेनल्टी आई है। अब हम कॉलम वाइज पेनल्टी देख रहे हैं, तो ये हम कॉलम में देखें तो वही वापस स्मॉलेस्ट है 11 और 8, स्मॉलेस्ट को माइनस करना है आपस में। इस पर अब डॉट लगा देंगे क्योंकि ये हम छोड़ चुके हैं। यहाँ अगर देखें तो 10 और 7 है, 10 - 7 3 आएगा। ऐसे ही यहाँ 9 - 8 1 आएगा और ये भी हम छोड़ चुके हैं तो यहाँ डॉट लग गया। अब हमारे पास जो मैक्सिमम पेनल्टी है P3 में, यहाँ 3 बन रही है और यहाँ 1 2 1 3 बन रही है, तो हम इन दोनों 3 में से किसी पर एक पर एंट्री का साइन लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पर लगा रहा हूँ, हो सकता है अगर आप इस पर लगाएं तो क्या हो सकता है, आंसर चेंज आ जाए। जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो चेंज आ सकता है। उसी के लिए हम ऑप्टिमिलिटी सोल्यूशन चेक करते हैं कि कौन से वाला सही होगा, कि कोई स्टूडेंट इस पर लगा के कर सकता है और कोई इस पर एंट्री का साइन लगा के कर सकता है, दोनों के आंसर में चेंज हो सकता है। तो जब हम ऑप्टिमिलिटी फाइंड करते हैं तो वो अपने आप हमें करेक्ट आंसर तक ले जाता है कि दोनों में से कौन से सर्कल पे हमें जाना था। अगर हमने सर्कल रॉन्ग कर दिया है तो इसमें एक ऐसा केस भी बनता है कि सर्कल अपने आप हट के दूसरी जगह पर चला जाता है। अभी हमें दोनों में से किसी पर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 पर सर्कल लगा दिया, अब एंट्री लगा दी।
अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस पर सर्कल लगेगा। तो इस कॉलम में स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है 7, 7 पर हमने सर्कल लगाया। 7 के इस तरफ हमारे पास सप्लाई है 50, डिमांड है 35, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7 के ऊपर 35, 7 के ऊपर लग गया 35। यहाँ 35 कट करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ 35 कट करेंगे तो हमारे पास 15 रह जाएगा। जिस तरफ 0 आए उसके सामने वालों पर हम कट लगा देते हैं कि उन्हें दोबारा यूज नहीं करना। अब नेक्स्ट सर्कल लगाने के लिए फिर से हम पेनल्टी फाइंड करेंगे, तो पेनल्टी P4 फाइंड कर रहे हैं। अगर हम कॉलम में देखें तो 11 - 8 3 आ जाएगी। इस पर तो कट लगा हुआ है, यहाँ सर्कल आ चुका है, इसको यूज नहीं कर रहे। इस पर भी सर्कल लगा और कट लगा है, तो यहाँ भी अब इसको भी हम नहीं निकालेंगे। इसमें हम देखें तो 9 - 8 हमारे पास आएगी पेनल्टी 1, और यहाँ ऑलरेडी कट लगे हुए हैं तो डॉट चली रहा है इस तरफ। अगर हम देखें अब रो वाइज, तो रो में हमारे पास 11 और 8 करेंगे माइनस तो आ जाएगा यहाँ पर 3, 21 और 12 करेंगे माइनस तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 - 8 करेंगे तो आ जाएगा 1, क्योंकि ये वाले हम छोड़ चुके हैं, 3 कॉलम हम छोड़ चुके हैं, सिर्फ W4 और W5 बचा है। रो वाइज करेंगे तो W1 और 4 सॉरी 1 और 5 1 और 4 बचे हैं, तो उन पर ही हमने काम कर लिया कि 11 - 8 किया तो पेनल्टी 3 आ गई, 21 - 12 किया तो 9 आ गई, 9 - 8 किया तो 1 आ गया। कट करने का मतलब क्या था कि ना ही तो सर्कल लगता है उन पर और ना ही पेनल्टी में आते हैं वो। P4 में अगर मैक्सिमम देखें तो हमें 9 मिला है, यहाँ एंट्री का साइन लगेगा। ये 2 ही बचे हैं हमारे पास, क्योंकि बाकी पर तो हमें कट कर रखा है या सर्कल लगा हुआ है। बचे हैं हमारे पास 21 और 12। सर्कल लगता किस पर है, सर्कल लगता है हमारा लोवेस्ट पर, दोनों में लोवेस्ट है हमारे पास 12। 12 के इस तरफ है हमारे पास 10, नीचे है 40, तो 12 के ऊपर आ जाएगा फ्रेंड्स 10। 10 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ हमारे पास रह जाएगा 30। 0 आ गया तो 0 के सामने वालों पर जो बचा है उस पर क्या कर देते हैं, हम हमेशा कट लगा देते हैं। यहाँ हमने कट लगा दिया। अब हमारे पास ये नंबर बचे हैं 11, 8, 8 और 9। तो यहाँ पर जब 2/2 बच जाए तो फिर हमें पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं होती, हम अपनी मर्जी से स्मॉलेस्ट नंबर पर लगा सकते हैं। लगाना सर्कल स्मॉलेस्ट नंबर पर ही है, पेनल्टी लगाने की जरूरत अब नहीं है। तो 11, 8, 8, 9 ये हमारे पास हैं। तो सबसे पहले मैं इस 8 पर लगाता हूँ, क्योंकि स्मॉलेस्ट ये 8 भी है और ये 8 भी है, दोनों में से किसी पर लगा लो। इस तरफ 45 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 30। 30 कट कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास रह जाएगा 15। 0 आ गया तो इस पर लगा दीजिए डॉट, कि यहाँ अब हम नहीं लगाएंगे। अब नंबर 2 ही बचे 8 और 9, तो नेक्स्ट सर्कल जो लगेगा वो लगेगा हमारा 8 पर, तो ये मैंने 8 पर सर्कल लगा दिया। 8 के इस तरफ 15 है, इस तरफ 30 है, तो यहाँ आएगा हमारे पास 15। इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा 15, 15 कट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 15 कट करेंगे तो क्या रह गया 15 ही रह गया। लास्ट नंबर है 9, 9 के इस तरफ भी 15 है और 9 के इस तरफ भी 15 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 15। अब हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, प्रारंभिक हल निकालेंगे। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी है। टोटल मिनिमम कॉस्ट, टोटल मिनिमम कॉस्ट, उसके लिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, प्लस जो सर्कल के ऊपर जो कॉस्ट लिखे हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, प्लस 35 का 7 से, प्लस 8 के ऊपर हमने लिखा है 15, तो 8 का मल्टीप्लाई होगा 15 से, 12 का 10 से, 9 का 15 से, और लास्ट हमारे पास है 0 × 30। जितने सर्कल है लिखना सभी है, हालांकि हमें पता है ये तो 0 ही बनना है, लिख सभी दीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ बनेगा 240 प्लस 245 प्लस ये चेक कर लेते हैं हम 0 300, ये हमारे पास बनेगा 300, प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास
5 2 4 5, 5 8 जा 120, 12 10 जा 120, 5 9 जा 135 और लास्ट क्या बनेगा 0। इनको अब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1160। क्योंकि ये टोटल मिनिमम कॉस्ट है तो इस पर हम रुपीज़ भी लिख सकते हैं। ये है हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, प्रारंभिक हल, प्रारंभिक हल, जो कि हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से फाइंड किया है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा ऑप्टिमल है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसके ऑप्टिमिलिटी का भी चेक करना है। तो ऑप्टिमिलिटी चेक करने से पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा आंसर नॉन डीजेनरेट है, अपर ब्रस्ट तो नहीं है। अपर ब्रस्ट चेक करने के लिए दो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करानी होती हैं। फर्स्ट तो होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल हैं, टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स, एलोकेटेड का मतलब जिन पर हमने क्या किया है, सर्कल लगाया है, तो एलोकेटेड सेल वो इक्वल होने चाहिए m+n-1 फॉर्मूले के। हम जिन पर सर्कल लगे हैं उन्हें डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। टोटल सेल 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास 7 आए हैं। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी क्या आने चाहिए, 7 आने चाहिए। तो यहाँ जो m होता है फ्रेंड्स होता है नंबर ऑफ रोज। तो अगर हम चेक करें तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 1 2 3, तो m की जगह हमारे पास आ गया 3, प्लस n होता है नंबर ऑफ कॉलम, 1 2 3 4 और ये 5 जो कि हमने बाद में ऐड किया था W5, तो यहाँ आ गया 5, -1 करेंगे तो ये 7 आएगा। फर्स्ट कंडीशन तो जो है हमारी वो सेटिस्फाई हो गई कि जो टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल थे जिन पर सर्कल लगा था 7 आए थे, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी क्या बनने चाहिए, 7 बनने चाहिए। और सेकंड कंडीशन में ये था कि सभी सेल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसके लिए हमें ये देखना होता है कि लूप ना बने। और लूप हम कैसे चेक करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास 3 रोज थी तो 3 मैंने रो बना दी हैं, और 5 कॉलम थे तो 5 मैंने कॉलम बना दिए हैं। अब जहाँ जहाँ सर्कल बने थे वहाँ वहाँ हम स्टार बना देंगे। अगर देखें तो फर्स्ट रो में हमारे पास एंड में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में एंड में सर्कल बना है, सेकंड में भी एंड में बना है, और थर्ड में बना है फर्स्ट नंबर पर, फोर्थ जो हमारा पूरा का पूरा कॉलम है और यहाँ सेकंड पर है। तो जहाँ जहाँ हमारे सर्कल है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, हम इस टेबल के अंदर स्टार लगा देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में बना था एंड में, सेकंड में भी बना है एंड में, थर्ड में बना है फर्स्ट पर, फोर्थ में तीनों पर ही हमारा क्या बना था, सर्कल बना है इस क्वेश्चन में, और फिफ्थ में बना है यहाँ पर। तो हमें अब चेक करना है कि ये जो स्टार है बंद लूप तो नहीं बना रहे। जैसे कि देखिए अगर यहाँ स्टार होता तो ये हमारे पास एक बंद लूप बन जाता, तो इसका मतलब हमारे जो सेल हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन अब ये नहीं बन रहा। अगर यहाँ स्टार होता तब भी ये हमारे पास एक बंद लूप बन जाता, इस जगह पर स्टार होता तब भी ये बंद लूप बन जाता। तो अब कोई भी लूप बंद नहीं हो रहा, किसी भी सिरे से शुरू करें तो वो वापस वहीं पर नहीं आ रहा। अगर यहाँ से मैं शुरू करूँ तो इस जगह पर चला जाएगा। अगर इस जगह पर भी स्टार होता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनका एक बंद लूप बन जाता। तो हमारे पास कोई भी बंद लूप नहीं बन रहा है। इसका मतलब है ऑल द सेल्स आर, ऑल द एलोकेटेड सेल्स आर, जिन पर सर्कल लगा है, सेल्स आर इन इंडिपेंडेंट पोजीशन, स्वतंत्र स्थिति में है, कि सभी सेल स्वतंत्र स्थिति में हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, फर्स्ट तो टोटल जो सर्कल बने हैं वो इक्वल आने चाहिए m+n-1 फॉर्मूले से जो आंसर आए। सेकंड हमारे पास लूप ना बने, जहाँ जहाँ सर्कल लगे हैं वहाँ वहाँ हमने स्टार बना दी और देखा लूप नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट स्थिति में है, स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रारंभिक सॉल्यूशन आया है वो नॉन डीजेनरेट है। सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट, हल अपभ्रष्ट नहीं है, अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट नहीं है। तो ये हमारे पास अपभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, डीजेनरेट नहीं होना चाहिए। अब हम जैसा लास्ट लेक्चर में UI और VJ की वैल्यू फाइंड की थी वो हम फाइंड करेंगे एलोकेटेड सेल के लिए। तो हमारी हेडिंग क्या होती है, नाउ टू फाइंड, नाउ टू फाइंड UI and VJ for
एलोकेटेड सेल्स। एलोकेटेड सेल के लिए हमें फाइंड करना है यू आई और वी जे की वैल्यू। तो उसके लिए टेबल बनाते हैं। तो यू आई और वी जे फाइंड करने के लिए वापस हम ये टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन में हमें 3 रो दी हुई थी और 5 हमारे पास क्या थे, कॉलम्स थे। तो हमने उन रोज को और कॉलम को यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद वी की जो वैल्यू फाइंड होती है वो हमारी इस तरह फाइंड होती हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास कॉलम है 5, तो वी की वैल्यू भी कितनी बन जाएंगी, 5 बन जाएंगी। जितने कॉलम होंगे उस अकॉर्डिंग वी अपने आप चेंज हो जाएगा, और यू जितनी रो होंगी उनके अकॉर्डिंग हम यू को लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास U1, U2 और U3 की हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अब ये जो काम कर रहे हैं, हमने हेडिंग डाली है फाइंड यू आई एंड वी जे फॉर एलोकेटेड सेल्स। तो जिन पर सर्कल लगा था उनके लिए ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो जिन जिन पर सर्कल लगा था उनको हम जहाँ जहाँ सर्कल बना था उस जगह पर उन्हें लिख देंगे। जैसे ये भी सर्कल स्टार कहाँ बनाए थे, जहाँ जहाँ सर्कल था। तो फर्स्ट सर्कल हमारा इस जगह पर बना था, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकंड सर्कल इस जगह पर बना है, और हमारा सर्कल क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं सर्कल कहाँ कहाँ बने हैं, और जो जो हमारी कोस्ट है उस जगह पर वो लिख देंगे। जैसे यहाँ 8 है, 12 है, 7, 8, 12, 9, 0। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा 7, 8, 12, 9 और इस जगह पर आएगा 0। अब हमें ये चेक करना है कि किस रो में या किस कॉलम में हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो मैक्सिमम आई हैं। अगर मान लो मैं इस कॉलम में चेक करूं तो यहाँ 2 ही एंट्री हुई हैं इस कॉलम के अंदर, 7 और 8। सेकंड कॉलम में भी 2 ही एंट्री हैं, थर्ड कॉलम में टोटल एंट्रीज हैं 3। अब रो वाइज चेक करें। इस रो में 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ 3 है, 0। तो इस रो में 3 है और इस कॉलम में 3 है। जहाँ मैक्सिमम मिल जाए, यहाँ इक्वल आ गई हैं, रो में भी 3 और कॉलम में भी 3 हैं। जहाँ मैक्सिमम आ जाए उसे आप पिक करिए। तो दोनों में सेम है, किसी को पिक कर सकते हो। मान लो मैंने इसे पिक कर लिया 8, 12, 9 को, तो ये 8 कहाँ आएगा, इस जगह पर। 12 आ जाएगा यहाँ पर और 9 आएगा यहाँ पर। ये हमें वैल्यू मिल गई यू की। आप इसे भी पिक कर सकते थे, इस 8, 12, 9 को। तो 8 यहाँ पर आ जाता, 12 यहाँ आ जाता, 9 यहाँ आ जाता। जो मैक्सिमम मिले उसे पिक करना है हमें। यहाँ रो में भी 3 थी और हमारे पास कॉलम में भी कितनी है, 3 एंट्रीज हैं। तो दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते थे। अगर आप कॉलम को पिक करोगे तो वो सामने चला जाएगा, रो को पिक करोगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, तीनों यू की वैल्यूज मिल गई हैं। यू आई और वी जे जो फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं, सी आई जे इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे। इस फॉर्मूले से हमें यू आई और वी जे को फाइंड करना है। सी आई जे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो अंदर हम लिखते हैं बॉक्स के, ये हमारे पास सी आई जे की वैल्यू होती है। यू आई इस तरफ पड़ा है और वी जे इस तरफ पड़ा है। तो अगर हम यहाँ चेक करें, हमें सी आई जे क्या दिया हुआ है, 8। बॉक्स के अंदर जो भी पड़े हैं वो क्या है, सी आई जे हैं। सी आई जे है 8, उसके सामने यू भी क्या है, 8। तो सी आई जे की वैल्यू 8 है, यू की वैल्यू 8 है, तो वी की क्या हो जाएगी, 0। सी आई जे 8 है, यू आई भी क्या है, 8 है। दोनों 8, 8 आपस में कट जाएंगे, तो उसके सामने वाले v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस फॉर्मूले से हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं हम इसके लिए वो है हमारे पास सी आई जे इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे। सी आई जे ये है मैट्रिक्स अकॉर्डिंग A11, A12, A13, A14। तो यह है C14। आई जो है वो कहाँ यूज हो रहा है, यू पर, तो ये हो जाएगा U1। और जे कौन है, 4, जे दूसरे पे यूज हो रहा है V4। C14 की वैल्यू है हमारे पास 8, उसके सामने U1 की वैल्यू है 8। तो अब फाइंड आंसर किसका आएगा, V4 का। 8 से 8 कट गया तो V4 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये आप सीधा ध्यान रखिए, सी आई जे ये वाला यूज़ किया, U उसके सामने वाला यूज़ किया, तो V भी उसके सामने वाला ही आंसर में आएगा। उसके बाद अगर मैं सी आई जे 12 यूज़ करता हूँ, उसके सामने वाला U यूज करता हूँ, वो भी 12, U के नीचे भी 12 आ गया, तो V भी उसके सामने वाला आएगा, यानी कि यही वाला आएगा। तो 12, 12 कट जाएंगे, 0 आएगा। ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से देखें सी आई जे की वैल्यू क्या है, तो सी आई जे के नीचे मैं लिख रहा हूँ 0, क्योंकि सी आई जे की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है। इस 0 के सामने U की वैल्यू क्या है, U सामने पड़ा है, U की वैल्यू है 12। तो V हमारा फाइंड हो जाएगा, V की वैल्यू -12 हो गई। इस 0 के सामने V यहाँ पड़ा है, तो ये हो गया हमारे पास -12। अब नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं V3 की। उसके लिए C की वैल्यू क्या है, 7। तो C वाले के नीचे मैंने लिख दिया 7 इक्वल्स टू, उसके सामने U देखिए, 7 के सामने U है 8।
तो उसके सामने v कौन है, v3। 7 के सामने u है 8 और v कौन सा है, v3। v3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं v2। v2 फाइंड करने के लिए c हमें क्या दिया हुआ है, 12। उसके सामने u की वैल्यू क्या है, 9। उसके सामने v कौन है, v2। तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें तो Cij की वैल्यू है 8। उसके सामने u की वैल्यू है 9 और उसके सामने v की वैल्यू क्या है, v1। तो v1 क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह से हम एलोकेटेड सेल से क्या फाइंड करते हैं, u, i और vj। v हमेशा यहाँ लिखा जाता है, u इस तरफ लिखा जाता है। पहले आप किसी एक को चुनेंगे कि पूरी रो में या कॉलम में कहाँ एंट्रीज ज़्यादा हुई हैं। यहाँ देखें तो इस कॉलम में 3 एंट्रीज थी और इस रो में भी 3 एंट्रीज थी। दोनों किसी एक को चुनना था, मैंने इसे चुन लिया। अगर हम कॉलम को चुनेंगे तो वो u की वैल्यूज बन जाएंगी। अगर हम इस रो को चुनते तो v की वैल्यूज बन जाती, उसके अकॉर्डिंग फिर u अपने आप आता। फिर हमें इस फॉर्मूले से बाकी बची हुई वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एंड फाइंड, यहाँ तक जो हमारी हेडिंग थी वो थी ui और vj फाइंड करना फॉर एलोकेटेड सेल्स। भरी हुई पोस्ट के लिए क्या फाइंड किया हमने, ui और vj की वैल्यू। अब हम खाली पोस्ट के लिए एंड फाइंड dij फॉर अनएलोकेटेड सेल्स। जो खाली पोस्ट थी उनके लिए क्या फाइंड करते हैं, dij। और dij का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास Cij माइनस ui प्लस vj। अब ये जो Cij था ये वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने हेडिंग डाली है अनएलोकेटेड सेल, खाली सेल। तो जो खाली सेल के वैल्यूज थी उनको यूज करेंगे। ये जो Cij है किसके लिए काम कर रहे हैं, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। पहले तो आप क्या करिए, अनएलोकेटेड सेल मार्क कर दीजिए कौन कौन से थे। जो बचे हुए हैं सारे अनएलोकेटेड ही हैं क्योंकि पहले हमने किसके लिए काम किया है, एलोकेटेड सेल्स के लिए काम किया, उनकी हमने वैल्यूज लिखी थी। किन किन को छोड़ा था, जिन पर सर्कल नहीं बना था उन्हीं उन्हीं को छोड़ा था। तो अब हमें किस पर काम करना है, जिन पर सर्कल नहीं बना, तो उनकी पहचान हमारे पास अलग से रहे, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ। अब हम यहाँ पर वो वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन में क्या कह दिया हुआ था, इस जगह पर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11, यहाँ लिखा हुआ है 21, यहाँ 20 है, इस जगह पर 16, यहाँ पर हमारे पास 10, 18, 0 और 0। अब हमें ध्यान रहेगा कि कौन से वो सेल हैं जो जिन पर सर्कल नहीं बना था। अनएलोकेटेड सेल कौन से हैं, जिन पर बॉक्स लगा। अगर बॉक्स नहीं लगाते तो सभी मिक्स हो जाते, फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए पहले ये बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा अनएलोकेटेड सेल कौन से हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड dij फॉर अनएलोकेटेड सेल्स, और फॉर्मूला ये है। तो Cij कौन सा यूज करेंगे, अनएलोकेटेड सेल का Cij यूज करो। u और v, उसके सामने u भी पड़ा है और v भी पड़ा है, तो फॉर्मूले में हम यूज करते जाएंगे और हमारा आंसर बनता जाएगा। ये जो काम करना हमने खाली सेल्स के लिए करना है। तो खाली सेल के लिए Cij की वैल्यू, पहले हमें Cij पता होना चाहिए। Cij यही होते हैं अंदर जो पड़े हैं। Cij की वैल्यू क्या है, 11। तो हमने यहाँ पे Cij की जगह लिख दिया 11, Cij की जगह माइनस उसके सामने का u और उसके सामने का v। तो 11 के सामने की वैल्यू u है 8 और v है -1। तो u है हमारे पास 8 और v है हमारे पास -1। तो ये 7 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा हमारे पास 4। तो ये जो dij आया है वो हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारे पास 4 आ गया। सेकेंड किसके लिए निकालना है, यहाँ के लिए निकालना है। Cij की वैल्यू 20, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20 माइनस ui और vj। तो इस 20 के सामने u की वैल्यू है हमारे पास 8 और v की वैल्यू है हमारे पास 3। तो 20 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9। ऐसे ही इस 7 के लिए नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जिस पर बॉक्स लगा है उसी पर करना है। जिस पर हमने बॉक्स लगाया है उसी पर करना है और जो वैल्यू आएगी वहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट इस 21 के लिए करें तो 21 आ जाएगा हमारे पास इस जगह पर, माइनस उसके सामने है 12 और -1। तो 12 और -1, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10। 11 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट के लिए चेक करें अगर, तो 16, ये है 12 और 3, तो यहाँ आएगा पहले 16 माइनस 12 प्लस 3। 16 Cij की जगह आया है, माइनस की जगह माइनस आ गया, ui की जगह 16 के सामने u की वैल्यू 12 है और v की वैल्यू 3 है, तो ये 15 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1। नेक्स्ट
हम देखें इस 10 के लिए करें, सामने है 12 और यहाँ है -1, तो सी आई जे की जगह हमारे पास आएगा 10 माइनस यू की जगह है 12 और उसके सामने 10 के सामने v की जगह है हमारे पास -1, तो यहाँ आ गया -1। ये हो जाएगा 10 माइनस 11 -1 आ गया, तो इस जगह पर आ जाएगा हमारे पास -1। फिर हम इस जीरो के लिए चेक करें, जीरो के सामने यहाँ पर 8 है और यहाँ -12 है, तो जीरो सी आई जे की जगह तो है जीरो, माइनस फॉर्मूला कहता है यू लिखो, तो इस जीरो के सामने यू की वैल्यू है फ्रेंड्स हमारे पास 8, फिर प्लस, तो ये हमने प्लस लगा दिया, और जो हमारी v की वैल्यू है उसके सामने वो -12, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12, जीरो माइनस ये बचेगा -4, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ आ गया हमारे पास प्लस का 4। लास्ट हमारे पास एक 18 बचा अभी, तो 18 में से 9 को माइनस करना है, सी आई जे की जगह 18 आया, यहाँ 9 आएगा, 18 के सामने u की वैल्यू 9 है और v की वैल्यू -1 है, तो ये 8 हो जाएगा, कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, इस जगह पर हमारे पास आ गया 10। जीरो के लिए अब चेक करें, तो जीरो माइनस सी आई जे की जगह जीरो माइनस उसके सामने u है 9, जीरो के सामने u है 9 और v है -12, ये हो गया -12, ये -3 आएगा और इस माइनस से प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। तो फ्रेंड्स जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो ये डी आई जे था जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये जो हम बॉक्स में लिख रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल 0 आया था। अगर डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए तो हमने ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला था यही क्या होता है, ऑप्टिमल होता है। लेकिन अगर यहाँ हम चेक करें तो डी आई जे फॉर ऑल ग्रेटर देन 0 नहीं आया, एक जगह पर क्या आ चुका है हमारे पास, नेगेटिव आ चुका है। अगर डी आई जे नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, इसका मतलब ये जो हमने सोल्यूशन निकाला था ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो था, प्रारंभिक हल जो था, ये ऑप्टिमल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम एंट्री का साइन किस पर लगाते हैं, मैक्सिमम पेनल्टी पर। ये भी पेनल्टी मैक्सिमम 3 है, ये भी 3 है, मैंने इस जगह पर लगा दिया, हो सकता है किसी ने इस पर लगाया हो, तो जिसने इस पर लगाया हो सकता है उसका पहले ही बार में क्या बन जाए, ऑप्टिमल बन जाए, क्योंकि हमने इस पर लगाया था, सर्कल हमारा 7 पर बना था, और जब हमने उससे काम किया तो यहाँ पर डी आई जे जो है वो एक नेगेटिव आ चुका है। क्योंकि डी आई जे एक नेगेटिव आ चुका है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। तो सिंस फॉर ऑल डी आई जे not greater than equals to 0 implies that initial basic feasible solution is not optimal, प्रारंभिक हल ऑप्टिमल नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, हमें एक सर्कल को चेंज करना होता है। जिस जगह पर आपको, जैसे यहाँ पे हमारे पास डी आई जे जो है पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, इस जगह पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव है, एक जगह पे नेगेटिव मिला है, तो जहाँ नेगेटिव मिलेगा वहाँ पर क्या बनेगा, नेक्स्ट टेबल में सर्कल बनेगा। किस पर नेगेटिव आया है, 10 पर, तो अब हम क्या करेंगे, 10 पर एक सर्कल बनाएंगे। अगर हो ऐसा हो जाए कि एक से ज़्यादा नेगेटिव आ जाए, जैसे डी आई जे हमारे पास सिर्फ -1 आया है, यहाँ आ जाता -4, यहाँ आ जाता -3, तब सर्कल किस पे बनेगा, मोस्ट नेगेटिव पर। जो मोस्ट नेगेटिव होगा उस पर सर्कल बनाना है। यहाँ एक ही नेगेटिव आया -1, तो अब 10 पर क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। डाउट अभी आपके होंगे, लेकिन जब हम एक दो क्वेश्चन इस तरह कर लेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमें क्या करना है कि जब डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना आए तो देखिए किस पर नेगेटिव है, हमारा -1 बन रहा है 10 पर, तो सर्कल बनेगा 10 तक। क्वेश्चन कब तक करना होता है, जब तक डी आई जे फॉर ऑल, सभी के सभी डी आई जे हमारे पास क्या हो जाएं, ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएं, तभी तक हमें क्वेश्चन करना है। तो फ्रेंड्स हमने जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से टेबल बनाई थी उसे दोबारा से बनाना है। जहाँ जहाँ सर्कल लगे थे वहाँ वहाँ हमें सर्कल बना देने हैं, उनकी जो जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट दे देने हैं। ये लाइन चाहे आप मत बनाइएगा। अब हमने क्या देखा था, डी आई जे जो लेस देन आया था, -1 आया था, वो किस पर आया था, 10 पर आया था, और मैंने आपको कहा था कि जो सर्कल जो बनेगा 10 पर बनेगा। अब क्योंकि जहाँ जहाँ सर्कल बना है उस पर हमने क्या लिखा है, कॉस्ट भी उसकी लिखी है। ये सर्कल हमने खुद ने बनाया है तो इस पर हम कॉस्ट क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, सॉरी थीटा लिख देंगे। 10 के ऊपर कॉस्ट क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। हमेशा जब सर्कल बनेगा किस पर बनेगा, नेगेटिव वाले पर, जहाँ डी आई जे हमारा क्या आया है, नेगेटिव आया है। 10 वाले पे कॉस्ट आप चेक करिएगा, -1 थी, उस पर मैंने इसको थीटा को बना दिया। जैसे ही ये थीटा लिखोगे एक लूप बनेगा, उस लूप को आपको ढूंढना है। जैसे ये लूप जो हमारा इनके बीच बन रहा है, यहाँ ये लूप बन रहा है, तो इस लूप को आपको हमेशा, ये लूप बनेगा ही बनेगा जब भी आप अपनी तरफ से ये थीटा बनाओगे। तो आपने क्या करना है, इस थीटा के सामने जहाँ जो लूप पे जो भी है उसमें थीटा
को प्लस कर दोगे। यहाँ 8 की कॉस्ट थी 15, मैंने क्या कर दिया प्लस थीटा कर दिया, और इन दोनों में से क्या करना है हमें, थीटा को माइनस करना होता है। डी आई जे अगर हमारा लेस देन 0 आ जाए, जिस पर मोस्ट नेगेटिव है, यहाँ एक ही आया था -1, वो किस पर था 10 पर था, उस पर एक सर्कल बनाएंगे हम, कोस्ट उसकी थीटा लिखेंगे, जहाँ लूप, फिर उसके बाद आप लूप बनाओगे, लूप के उसके सामने वाले कोने पर थीटा प्लस कर दोगे और इन दोनों में से थीटा को क्या करोगे माइनस कर दोगे। अब हम क्या पुट करेंगे, ये जो नेगेटिव वाले हैं इनको इक्वल टू 0 पुट करना है। 35 माइनस थीटा भी मैंने 0 रख दिया, और नेगेटिव वाला है 10 माइनस थीटा, इसको भी हमने क्या रख देना है इक्वल टू 0 रख देना है। और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ थीटा की वैल्यू 35 आ रही है और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 10 आ रही है, और इन दोनों में से मिनिमम थीटा को हमें चूज करना है। तो 35 और 10 में से जो हमारे पास मिनिमम आ जाएगा फ्रेंड्स 10, तो ये जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले सर्कल बनेगा उस पर जहाँ पे डी आई जे मोस्ट नेगेटिव है, उसके सामने वाले कोने पर लूप चेक करना है, सामने वाले कोने पर प्लस थीटा करेंगे और इन दोनों कोनों पर माइनस थीटा कर देंगे। माइनस वालों को इक्वल 0 रखोगे और उनमें से जो मिनिमम होगा वो क्या बन जाएगी, थीटा की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब थीटा की वैल्यू हमें जहाँ जहाँ थीटा हमने पुट किया है वहाँ हम रख देंगे। थीटा यहाँ पे रखूँगा मैं 10, इस जगह पे भी थीटा 10 रखेंगे, तो 10 माइनस 10 ये क्या हो जाएगा 0, 0 बन जाएगा, तो ये सर्कल नेक्स्ट टेबल में हटा देंगे। तो फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू हमारे पास 10 आई है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 10 यहाँ रखता हूँ तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 25 आ गया। थीटा की वैल्यू 10 मैं यहाँ रखूँगा तो इसकी कॉस्ट बन जाएगी 10, थीटा की वैल्यू मैं 10 रखूँगा तो ये हो जाएगा 0, इसलिए 12 से सर्कल हम हटा देंगे, कॉस्ट 0 हो जाएगी तो सर्कल हम हटा देंगे, कॉस्ट 0 नहीं लेनी। फिर यहाँ अगर मैं थीटा की वैल्यू 10 रखूँ तो ये हो जाएगा 25। अब हमें दोबारा से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक सर्कल जो 12 पर था वो हट करके किस पर आ गया, 10 पर आ गया है। तो अब हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि जो टोटल कॉस्ट थी वो फिर से फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 240, इनका मल्टीप्लाई करें 300 प्लस इनका मल्टीप्लाई करें 175 प्लस 100 प्लस 200 हो जाएगा ये। यहाँ हमारे पास 135 और लास्ट वाला हमारे पास क्या है 0। जैसे ही हमारा सर्कल चेंज हो जाएगा तो टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी, क्योंकि पहले 12 का मल्टीप्लाई 10 से हो रहा था, जबकि उसकी जगह पर अब 10 का मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है। तो ये हमारे पास जो टोटल बनेगा इसका वो बनेगा 1150, इसका हमारे पास टोटल बना है 1150, जबकि जो पहले कॉस्ट आई थी वो थी हमारी 1160। तो इसका मतलब उससे भी कम खर्चे पे हम पहुंचा सकते हैं। तो हमारा ये अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बना है, सेकंड सॉल्यूशन आया है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं। तो ऑप्टिमल के लिए पहले इसे दो कंडीशन से पास होना होगा कि टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स वो फॉर्मूले से मैच होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स जिन पर हमारे सर्कल लगे हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है m प्लस n माइनस 1। m है रो हमारे पास कितनी है टोटल 3, कॉलम हमारे पास काउंट करें तो कितने हैं 5, -1 करें तो 7, तो सर्कल 7 होने चाहिए, 7 ही है। 12 पे जो था वो 10 पे आगे काउंट करें 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन ये थी कि बंद लूप नहीं बनना चाहिए, तो उसके लिए हम टेबल बना के चेक करते हैं, डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो कि बंद लूप नहीं बन रहा है, यहाँ स्टार बनेगा, यहाँ स्टार बनेगा, यहाँ स्टार बनेगा। अगर यहाँ भी सर्कल होता वो लूप बंद हो जाता। फिर अगर इस जगह पर सर्कल होता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाता, लूप बन जाता। तो अब हमारा सभी के सभी जो सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ कोई भी लूप नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे ऑल द एलोकेटेड सेल्स आर इन इंडिपेंडेंट पोजीशन। अगर हम चेक करें तो हमारे पास कहीं भी बंद लूप नहीं बन रहा है। अगर यहाँ 12 पर होता फ्रेंड्स तो एक बंद लूप बन जाता, 0 पर होता तो 7 0 10
0 का बन जाता। अगर हमारे पास 18 पे होता तो 7, 18, 9 और 8 का बंद लूप बन जाता। अब कहीं बंद लूप नहीं बन रहा है, तो ये सभी हमारे पास स्वतंत्र स्थिति में है, इंडिपेंडेंट पोजीशन में है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन आया है हमारा नॉन डीजेनरेट है। सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट, हल अपभ्रष्ट नहीं है। जो हमारा हल है वो अपभ्रष्ट नहीं है। अगर अपभ्रष्ट नहीं हो तो फिर हम क्या करते हैं, ui और vj की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसके लिए? जिन पर सर्कल बना है। तो नेक्स्ट हमारी वापस से वही जो हमने फाइंड किए थे अभी, ui और vj, फिर dij फाइंड करते हैं, वो कैलकुलेट करने हैं। टू फाइंड ui एंड vj, ये किसके लिए फाइंड करते हैं हम? एलोकेटेड सेल के लिए। फॉर एलोकेटेड सेल्स, जिन पर सर्कल लगा हुआ है। अब जो हमारे सर्कल वाले हैं इनके लिए फॉर एलोकेटेड सेल्स, तो इनके लिए हम फाइंड करेंगे ui और vj की वैल्यू को। तो ui और vj फाइंड किया था एलोकेटेड सेल के लिए। एलोकेटेड हमारे पास 8 है, 12 है, 7 और 10 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, 12, 7, 10, जो जो सर्कल बने हुए हैं एलोकेटेड का मतलब वो। अगर नेक्स्ट देखें तो 8, 9 और फिर 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8, 9 और यहाँ आ गया 0। यहाँ इस तरफ u1, u2, u3 लिखा जाता है और इस तरफ हम लिखते हैं v1, v2, v3, जितने भी कॉलम हो उनके अकॉर्डिंग v बन जाते हैं। तो यहाँ वो सब आ जाएंगे v5 तक। अब हम चेक करेंगे जैसे पहले चेक किया था कि किस कॉलम में या रो में ज़्यादा एंट्रीज हैं। तो अगर हम चेक करें इस कॉलम में एक, यहाँ भी एंट्री एक, 2 एंट्री, इस तरफ भी 2 एंट्री और यहाँ एक ही है। रो वाइज चेक करें तो 2 एंट्री, 2 एंट्री और 3, तो मैक्सिमम अब एक ही बनी है ये वाली जिसमें 3 एंट्रीज हैं। तो वो एंट्रीज को हम क्या करते हैं उसके सामने लिख देते हैं। तो ये जो हमारे पास 8 इस जगह पर आ जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा और 9 इस जगह पर आ जाएगा। अब फॉर्मूला यूज करते हैं एलोकेटेड सेल में, Cij इक्वल्स टू ui प्लस vj। इस फॉर्मूले से हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ पता है तो हम ये से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करें Cij कौन सी वैल्यू होती हैं जो बॉक्स के अंदर पड़ी होती हैं, Cij 8 है। तो Cij के नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पर 8, उसके सामने u जो है वो u3 है, तो यहाँ मैंने u3 लिख दिया। और 8 के सामने v की वैल्यू जो है वो 8 है, तो u3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 से 8 कट जाएगा और u3 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो बन जाएगी 0। ऐसे ही अगर हम 12 माइनस 12 करें, क्योंकि Cij की वैल्यू 12, v उसके सामने लिखा था वो भी 12, तो u 0 आएगा, यही वाला 0 आएगा, दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे, अगर हम इस Cij का यूज करें तो सामने ना ही हमें u पता है और ना ही हमें v की वैल्यू पता है। इस Cij के लिए भी सामने u और v दोनों ही नहीं पता। लेकिन अगर हम इस Cij की बात करें, इस 8 की बात करें, तो यहाँ आ जाएगा 8, उसके सामने u जो है वो है u1 और ये जो हमारे पास v है वो है v4, उसकी वैल्यू है 9। तो u1 9 इस तरफ आएगा तो u1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब क्योंकि हमें Cij और u ये पता चल गया है तो यहाँ v3 भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि Cij की वैल्यू के नीचे मैंने लिख दिया 7, उसके सामने u की वैल्यू है -1 और v की जगह हमारे पास क्या है v3। तो ये 1 जब इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 8। अब हम इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 और v3 ये दो वैल्यू हमें पता चल गई। Cij हमारे पास क्या है 10, v3 है हमारे पास 8, उसके सामने है u2, u2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। लास्ट हमारे पास ये बचा है फ्रेंड्स v5, Cij है 0, u की वैल्यू 2 और इस तरफ कौन है v5, तो v5 क्या आ जाएगा -2। तो जो सेल एलोकेटेड थे, भरी हुई पोस्ट थी जो, उनसे तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है u और v की। खाली पोस्ट के लिए क्या करते हैं, dij कैलकुलेट करते हैं। तो वो हेडिंग डाल रहे हैं एंड फाइंड dij फॉर अनएलोकेटेड सेल्स, यानी कि जिन सेल पर सर्कल नहीं लगा, अनएलोकेटेड सेल्स। और dij लिखा कहाँ जाता है, इस बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। तो जो अनएलोकेटेड सेल हैं पहले मैं उन पर बॉक्स लगा रहा हूँ कि dij में लिखना है यहाँ पर हमने।
अब अगर हम अनएलोकेटेड सेल्स की बात करें तो हमारे पास अनएलोकेटेड सेल्स में वैल्यूज़ हैं 11, 21, 20, 16। तो यहाँ आ जाएगा 11, 21, 20, 16। लास्ट इस जगह पर जो अनएलोकेटेड सेल है वो है 18। यहाँ अनएलोकेटेड सेल है 0 और इस 12 और 0 दो अनएलोकेटेड सेल हमारे पास ये हैं जिन पर सर्कल नहीं लगा हुआ। इनके लिए हमें क्या फाइंड करना है, डी आई जे फाइंड करना है। और डी आई जे का फॉर्मूला होगा सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। सी आई जे उन्हीं का यूज करना है जिन पर ये हमारे क्या लगे हैं, बॉक्स लगे हुए हैं। तो सी आई जे की वैल्यू क्या है 11। तो यहाँ अगर हम देखें 11 है हमारे पास, माइनस उसके सामने u और v देख लीजिए। 11 के सामने u है -1, v है 8। यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 8, 7 बचेगा। कट होने के बाद यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा। 20 अगर सी आई जे की वैल्यू लेता हूँ मैं तो उसके सामने u है -1, v है 12। फॉर्मूले में माइनस है, u -1, v है 12। यहाँ बचेगा 11, कट करेंगे तो 9 आ जाएगा। 0 के लिए देखें, सी आई जे की वैल्यू आ गई 0, उसके सामने हमारे पास u है -1, v है -2, -1 -2 -3 और माइनस पॉजिटिव 3 आ जाएगा। तो अभी तक तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं और जब तक डी आई जे सभी पॉजिटिव नहीं होते तब तक हम ये प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे पहले हमारा डी आई जे पॉजिटिव नहीं आया था तो नेगेटिव पर हमने सर्कल बनाया, कोस थीटा लिखी। वैसे ही अगर अब पॉजिटिव नहीं आता, जहाँ नेगेटिव आएगा उस पर फिर हम सर्कल बनाएंगे, थीटा लिखेंगे। सी आई जे है 21, सामने है 2, इधर है 8। 21, 2 + 8, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 11। ऐसे ही ये 16, सामने है 2 और 12, तो 12 और 2 14 हो जाएंगे। 16 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। यहाँ है 12, सामने है 2 और 9, 2 और 9 11 हो जाएंगे। 12 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। फॉर्मूला यही यूज़ कर रहे हैं हम। 18 सी आई जे की जगह है, u की जगह हमारे पास 0 है और v की जगह 8 है। तो 18 - 8 करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। लास्ट 0 ये बचता है। सी आई जे की जगह 0 है, माइनस फॉर्मूले में माइनस होता है वो माइनस आया, u की जगह 0, v5 की वैल्यू है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जो डी आई जे आया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर ऑल यानी कि सभी जो डी आई जे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए हैं। इसका मतलब जो सेकंड हमने अब निकाला था हल, ये हमारा जो 1150 आंसर आया था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यही हमारा क्या है, ऑप्टिमल है। तो इम्प्लाइज दैट 1150 रुपीस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट क्लास में लेक्चर किया था उसमें फर्स्ट टाइम ही हमारा क्या आ गया था, डी आई जे ग्रेटर देन 0 आ गया था, जबकि इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम ग्रेटर देन 0 नहीं आया। तब हमें वो केस समझना था कि अगर फर्स्ट टाइम में ग्रेटर देन 0 ना आए तब क्या करना होता है। तो जहाँ नेगेटिव मिला आपको सबसे बड़ा, इसमें तो एक ही नेगेटिव था -1, कई बार 2 नेगेटिव बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं। तो जो मोस्ट नेगेटिव है उस पर आप क्या करोगे, सर्कल बनाओगे। यहाँ पे नेगेटिव आया था 10 पर, तो हमने उस पर सर्कल बनाया, थीटा कोस्ट लगा दी, एक लूप बंद बनेगा। हो सकता है साथ साथ बन जाए, हो सकता है थोड़ा दूर बने, पर लूप जरूर बनेगा। उस लूप के आप सामने वाले कोने पर प्लस थीटा करोगे और यहाँ जो सामने वाले दो कोने हैं उन पर माइनस थीटा करोगे। माइनस वालों को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, उनमें से जो मिनिमम आता है वो हम थीटा की वैल्यू ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू इन चारों जगहों पर रखी जाएगी। जब यहाँ मैं थीटा की वैल्यू रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो सर्कल यहाँ से हटा देंगे हम, ऊपर 0 बनते ही। यहाँ सर्कल लग गया, थीटा की वैल्यू 10, 10 आ गई। यहाँ 10 माइनस करेंगे 25 और यहाँ 10 प्लस करेंगे 25। इसके अकॉर्डिंग वापस से टोटल कॉस्ट निकलेगी हमारी। ये हमारा सेकंड सोल्यूशन होगा। ये हमारा पहले हमने सोल्यूशन निकाला था और ये अब क्या है, सेकंड सोल्यूशन है हमारा, सेकंड सोल्यूशन। अब हम चेक करेंगे क्या पता ये ऑप्टिमल बन जाए। तो ऑप्टिमल चेक करने के लिए जैसे पहले हमने ये दो कंडीशन चेक की थी, टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल इस फॉर्मूले से मैच करने चाहिए, 7 आ रहे हैं जो कि हैं। सेकंड ये था कि लूप नहीं बनना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट पोजीशन में होने चाहिए। तो हमने चेक कर लिया कहीं भी बंद लूप नहीं बन रहा। उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो आंसर है वो नॉन डीजेनरेट है, अपभ्रष्ट नहीं है। फिर हम यू आई और वी जे निकालते हैं एलोकेटेड सेल के लिए इस फॉर्मूले से। उसके बाद डी आई जे फाइंड किया जाता है अनएलोकेटेड सेल के लिए इस फॉर्मूले से। और अगर वो हमारा डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल 0 बन जाए तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल होता है।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लास समझ आई होगी। फिर भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।